हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है, दमदार टॉपिक के साथ। और उससे पहले आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और कंटिन्यू अपनी स्टडी बनाए रखें, किसी अफवाह पे ध्यान नहीं देवे। सुनने में आ रहा है कि ये महिला कार्यकर्ता का पेपर जो भर्ती निरस्त हो गई है, लेकिन ये अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है। तो कृपया अफवाह पे ध्यान ना देवे, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। क्योंकि चाहे ये भर्ती अगर निरस्त होगी तो इसके अलावा इसकी जो पोस्टें जो क्रिएट हुई वो अगली भर्ती से उसके अंदर जुड़ेगी। तो अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें, स्टडी कभी छोड़े नहीं, कंटिन्यू अपनी स्टडी रखें। और आज की टॉपिक की शुरुआत करेंगे अपन। आज का टॉपिक जो होगा वो होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ बता देता हूँ। हमने हर बार की तरह, हर वीडियो की तरह, उससे पहले अपन शुरुआत कर देते हैं माता पिता के नाम से। औलाद के नखरे तो सिर्फ माता पिता ही उठाते हैं। क्या होता है दोस्तों, औलाद के नखरे तो सिर्फ माता पिता उठाते हैं, दुनिया तो सिर्फ उंगली ही उठाती है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई छोटा बच्चा होता है, दो साल का मान लीजिए, 4 साल का मान लीजिए, जब वो नखरे करता है या जिद करता है किसी चीज़ को लाने की, या वो रोता है या रोता है या हंसता है, तो उसके जब नखरे जो होते हैं ना बच्चों के, वो केवल माँ बाप ही उठाते हैं। अभी तो 2 से 4 साल नहीं, जिंदगी भर तक, जब तक बच्चे माँ बाप जिंदा है और उनका बच्चा चाहे 50 साल का हो जाए, चाहे 60 साल का हो जाए, बच्चा बच्चा रहेगा, उनके नखरे हमेशा माँ बाप ही उठाते हैं। हर दुख के अंदर उनके साथ खड़े रहते हैं, कंधे से कंधा मिला के। और उनकी कोशिश यही रहती है कि अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देखूँ मैं, अपने बच्चों को सारी खुशियों के अंदर देखूँ मैं। चाहे वो भूखे सो जाएंगे, लेकिन आपको दुनिया की हर चीज़ आपको वो देंगे, हर खुशी आपको देंगे। इसलिए अपने माँ बाप का हमेशा साथ बनाए रखें, उनके ज़रूरत के टाइम कभी उनका साथ ना छोड़े। ठीक है। और आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करके। दोस्तों, आज का टॉपिक जो होगा बीटी मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आज का टॉपिक होगा, बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो वीडियो एंड तक देखें और अच्छे से समझे और नोट डाउन करें हर चीज़ को। जितना आप लिखेंगे और जितना आप उसको रिविजन करेंगे, आपको अच्छा क्लियर होगा, अच्छा याद होगा। ठीक है। तो टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो होगा वो होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हाँ, ब्लड को अपन लाल से लिखेंगे, तो ब्लड लाल होता है, तो आज का टॉपिक भी अपन इसी से लिखेंगे। आज का टॉपिक जो होगा वो होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या होगा? ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या इसी को शॉर्ट में बोलते हैं बीटी। क्या बोलते हैं शॉर्ट में इसको? बीटी। ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है कि किसी भी पेशेंट को या किसी भी अधिकतर ओनली मरीज के अंदर ही ये काम में रहता है। किसी को कोई बीमारी होती है, चाहे जेनेटिक्स बीमारी हो, चाहे हेरिटेड बीमारी हो, चाहे एक्यूट कोई डिजीज हो, कोई एक्यूट एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस हो गया उसका, तो उसके ऊपर अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर किसी पर्सन का ब्लड लेके उसी के सेम ग्रुप का ब्लड अपन लेते हैं, सेम ग्रुप के अंदर ही उसको इंजेक्ट करते हैं, ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो इसको अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अगर बात करें अपन, तो इसके जो इंडिकेशन होते हैं, इंडिकेशन कहाँ कहाँ होते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जो इंडिकेशन होंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन अपन कहाँ कहाँ करेंगे, इसके इंडिकेशन होते हैं। मोस्टली जो होता है, पहला होता है लो एचबी। अगर किसी पेशेंट के अंदर लो एचबी है, एचबी कितना होगा? लेस देन 8 ग्राम पर डीएल। लेस देन 8 ग्राम पर डीएल अगर एचबी लो है, तो उसके अंदर अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। ठीक है। किसी पेशेंट में कोई मैसिव इंजरी हुई है, कोई मैसिव ब्लड लॉस हुआ है किसी पेशेंट के अंदर, मैसिव ब्लड लॉस हुआ है, तो उस पेशेंट में अपन करेंगे। किसी पेशेंट में कोई जेनेटिक या जेनेटिक या हेरिटेड डिसऑर्डर है। जैसे अगर बात करें अपन, एग्जाम्पल की बात करें, तो एक हो गया हीमोफीलिया। क्या हो गया? हीमोफीलिया। ठीक है। और दूसरा हो जाएगा थैलेसीमिया। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ब्लड हेरिटेड डिसऑर्डर है। तो इनके अंदर अपन थैलेसीमिया, इनके अंदर अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। नहीं करोगे तो ब्लीडिंग टेंडेंसी देखने को मिलेगी, पेशेंट से सीवियर ब्लड लॉस होगा, पेशेंट हाइपोवोलेमिक जाके सीवियर शॉक के अंदर चल जाएगा, और मे भी पेशेंट की डेथ हो सकती है अगर टाइम पे आपने मैनेजमेंट नहीं किया है। थोड़ा हीमोफीलिया के बारे में बात कर लेते हैं भैया। हीमोफीलिया जो होता है, हीमोफीलिया के टाइप होते हैं कुछ। हीमोफीलिया के टाइप होता है, एक तो होता है हीमोफीलिया ए, ठीक है, एक होता है हीमोफीलिया बी, और एक होता है हीमोफीलिया सी। मोस्ट कॉमन की बात करें अगर, तो मोस्ट कॉमन हीमोफीलिया बी होता है, हीमोफीलिया बी होता है।
अगर ये डेफिशिएंसी बात करें, इसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट होते हैं, तो हेमोफीलिया ए के अंदर जो क्लोटिंग फैक्टर 8 होता है, क्लोटिंग फैक्टर 8 जो होता है वो एब्सेंट होता है, एंटी हेमोफिलिक ए फैक्टर। ठीक है, हेमोफीलिया बी के अंदर क्लोटिंग फैक्टर 9 जो होगा, 9 जो होगा वो एब्सेंट होगा। ठीक है, और हेमोफीलिया सी के अंदर जो होगा, हेमोफीलिया अगर सी की बात करें अपन, हेमोफीलिया सी की बात करें तो इसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर 11 नंबर का जो होता है वो एब्सेंट होता है। मोस्ट कॉमन बच्चों में बात करें तो हेपेटाइटिस बी पाया जाता है, मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन। मोस्ट कॉमन इन एडल्ट की बात करें तो हेमोफीलिया बी पाया जाता है, और ओवरऑल की बात करें तो हेमोफीलिया बी ही होता है। ठीक है, तो ये हेमोफीलिया प्रॉब्लम था। थैलेसीमिया के अंदर क्या होता है कि लो आरबीसी हो जाती है, कोई भी जेनेटिक्स के कारण लो आरबीसी देखने को मिलती है, जिससे O2 कैरिंग कैपेसिटी डाउन हो जाती है, जिससे पेशेंट के अंदर डिजीनेस वगैरह, अनकॉन्शियस वगैरह विद फेंटिंग वगैरह देखने को मिलते हैं। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ये अच्छे समझ में आया होगा आपको कि हेमोफीलिया क्या होता है। जेनेटिक में पढ़ लिया अपन ने हेमोफीलिया एंड थैलेसीमिया। क्या होता है हेमोफीलिया एंड थैलेसीमिया। तीसरी अगर बात करें अपन, अगर पीपीएच हुआ है, पीपीएच अगर हुआ है तो पीपीएच के अंदर भी अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। पीपीएच दो तरह के होते हैं, पहला होता है प्राइमरी पीपीएच, थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ इनके अंदर, आपको हाई होप अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि हर चीज अगर पॉइंट व्यू अगर अपन थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ते चलेंगे, जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा पीपीएच तो आप चुटकी में बोल दोगे कि मैंने क्या पढ़ाया आपको। ठीक है, तो पीपीएच होता है प्राइमरी पीपीएच। अगर इसकी बात करें तो ये फर्स्ट जो होता है 24 आवर्स के अंदर, फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर देखने को मिलता है ब्लड लॉस होता है। ब्लड लॉस होगा, ब्लड लॉस कितना होगा, 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस होता है तो उसको प्राइमरी पीपीएच होते हैं, प्राइमरी पीपीएच बोलते हैं। इसका मोस्ट कॉमन अगर कोज की बात करें कि प्राइमरी पीपीएच के कोज की, प्राइमरी पीपीएच का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, तो इसका मोस्ट कॉमन कोज जो होगा वो होता है एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस या एटोनिक यूट्रस होता है। क्या होता है, एटोनिक यूट्रस होता है। ठीक है, और अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो सेकेंडरी पीपीएच आता है। दूसरा क्या आता है, सेकेंडरी पीपीएच। ठीक है, इसकी बात करें तो सेकेंडरी पीपीएच जो होता है आफ्टर 24 आवर्स। क्या होता है, आफ्टर 24 आवर्स टू 6 वीक आफ्टर डिलीवरी। 6 वीक मतलब जो पर्पुरम का जो पीरियड होता है ना, पर्पुरा का पीरियड जो होता है आफ्टर डिलीवरी इसके अंदर ही देखने को मिलता है। अगर इसके मोस्ट कॉमन कोज की बात करें पीपीएच के, सेकेंडरी पीपीएच के, अगर इसका मोस्ट कॉमन कोज की बात करें तो इसका मोस्ट कॉमन कोज जो होता है वो होता है रिटेन प्लेसेंटा। क्या होता है, रिटेन प्लेसेंटा पार्ट। चलो मैं क्लियर दिखा देता हूँ आपको एक बार, 1 मिनट रुकिए, आपने नोट कर लिया होगा ये। इसके अगर सेकेंडरी पीपीएच के मोस्ट कॉमन कोज की बात करें, अगर इसका मोस्ट कॉमन कोज की बात करें अपन, मोस्ट कॉमन कोज की बात करें तो इसका मोस्ट कॉमन कोज होगा रिटेन प्लेसेंटल पार्ट, रिटेन प्लेसेंटा पार्ट इन यूट्रस। कोई ब्लीडिंग यहाँ पे 500 ml से ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये पीपीएच के बारे में था। पीपीएच की अगर बात करें, पीपीएच क्या होता है कि नॉर्मली जब डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी होती है, चाहे एलएससीएस होगा या हिस्टेक्टोमी होगी, तो नॉर्मली अपन डिलीवरी के लिए पीपीएच को यूज में लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म की बात करें पीपीएच की तो पोस्टपार्टम हेम। इसकी फुल फॉर्म की अगर बात करें पीपीएच की, तो पीपीएच की फुल फॉर्म होती है पोस्टपार्टम हेमरेज। क्या होती है, पोस्टपार्टम हेमरेज होती है। ठीक है, इसमें क्या टाइप होता है, इसका सब टाइप होते हैं, दो तरह के पीपीएच होते हैं। पहला पीपीएच जो होता है वो होता है प्राइमरी पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच का मतलब होता है कि फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर ब्लड लॉस होता है वो 500 ml होता है, और फर्स्ट मतलब जो प्राइमरी पीपीएच होगा वो डिलीवरी के जस्ट आफ्टर 1 दिन के अंदर जो ब्लड लॉस होगा उसको प्राइमरी पीपीएच बोलेंगे। अगर इसके मोस्ट कॉमन कोज की बात करें प्राइमरी पीपीएच के मोस्ट कॉमन कोज की, तो प्राइमरी पीपीएच का मोस्ट कॉमन कोज जो होगा वो होगा एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस। मतलब यूट्रस का एटोनिसिटी होना, उसकी टोन के अंदर कमी होना, तो वो एटोनिक यूट्रस कहलाता है। और अगर ओवरऑल पीपीएच की बात करेंगे, अगर आपको ये प्राइमरी नहीं दिया हुआ है या सेकेंडरी नहीं दिया हुआ है कि पीपीएच दिया हुआ है, तो पीपीएच की अगर बात करेंगे तो मोस्ट पीपीएच का कारण भी एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस ही होता है।
ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों कि सेकेंडरी पीपीएस का मतलब क्या होता है कि डिलीवरी के 24 घंटे बाद में और 6 वीक तक, मतलब पर्टिकुलर पीरियड तक जो ब्लीडिंग होती है, अगर वो 500 ml से ज़्यादा हो रही है तो उसको अपन सेकेंडरी पीपीएस बोलेंगे। और पीपीएस सेकेंडरी पीपीएस का मोस्ट कॉमन कॉज पूछे अगर तो उसमें बोलेंगे रिटेन प्लेसेंटल पार्ट इन यूट्रस, मतलब प्लेसेंटा जब थर्ड स्टेज के अंदर प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है तो जब थर्ड स्टेज के अंदर मान लो अपन ज़्यादा टाई कर दिया या कोई अनट्रेन नर्स है या प्री सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा हो रहा है तो उसका तो कोई पार्ट यूट्रस के अंदर रह जाता है, रिमेन हो जाता है, रिटेन हो जाता है, तो उसकी वजह से पीपीएच देखने को मिलता है, तो उसको अपन सेकेंडरी पीपीएच बोलेंगे। ठीक है। पीपीएच की कुछ अमाउंट लिखा देता हूँ मैं आपको। नॉर्मल पीपीएच अपन कब कब बोलेंगे, किस कंडीशन में बोलेंगे अपन। ठीक है। ये अपन अभी बोल मचा ना अपन पढ़ क्या रहे, आप गाइड को मत चलना, ये थोड़ा टॉपिक आया तो मैंने बता दिया आपको, थोड़ा नॉलेज दे देता हूँ क्योंकि अच्छा होगा कि अगर अपन थोड़ा साथ में पढ़ते चलेंगे तो बाद में अपने को बहुत ईजी रहेगा हर चीज़ पढ़ना। तो तीसरा चौथा जो कोर्स था यहाँ पे पीपीएच था। ठीक है। अब पीपीएच बोलेंगे कब, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है, क्या हुई है, नॉर्मल डिलीवरी अगर हुई है किसी पेशेंट की और ब्लड लॉस 500 ml से ज़्यादा है तो काल पीपीएस बोलेंगे। अगर LS-CS या US-CS हुआ है तो वहाँ पे अगर 1000 ml से ब्लड ज़्यादा जा रहा है, 1000 ml से ब्लड ज़्यादा लॉस हुआ है तो उसको पर पीपीएस बोलेंगे। और इन केस ऑफ हिस्टेक्टोमी ऑफ रिमूवल ऑफ यूट्रस होता है, आप सब जानते होंगे। यहाँ पे अगर ब्लड लॉस जो हुआ है 1500 ml से ज़्यादा हुआ है, 1500 ml ब्लड लॉस से ज़्यादा हुआ है तो उसको अपन पीपीएस बोलेंगे। अच्छा LS-CS का एक चीज बता दूं मैं, यहाँ पे अगर 4 जो लेपेड होते हैं, 4 लेपेड जो होते हैं अगर उससे ज्यादा यूज में आ रहे हैं तो भी अपन उसको पीपीएच बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा ये ध्यान रखिएगा। तो पीपीएच का मैंने बता दिया आपको, नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो ब्लड लॉस होता है नॉर्मली 500 ml तक होता है, 500 ज्यादा हो रहा तो पीपीएच कहलाएगा। अगर नॉर्मल डिलीवरी में LS-CS या अपर सिजेरियन या लोअर सिजेरियन के अंदर अगर ब्लड लॉस 1000 ml से ज्यादा हो रहा है तो अपन उसको पीपीएच बोलेंगे। और LS-CS का एक चीज ध्यान रखना, अगर 4 लेपेड से मतलब उनके अंदर पेड यूज में आते हैं, बड़े बड़े पेड यूज में आते हैं वो क्लीनिंग के लिए, ब्लड एब्जॉर्ब के लिए, अगर 4 लेपोड से ज्यादा पेड यूज में आ रहे हैं तो उसको भी अपन पीपीएच बोलेंगे। तीसरा आता है हिस्टेक्टोमी के अंदर अगर ब्लड लॉस अगर 500 ml से ज्यादा हो रहा है तो इसको भी अपन पीपीएच बोलेंगे। ठीक है, ये कारण हो गया आपका पीपीएच का, चौथा कारण हो गया पीपीएच का। पांचवा कारण की अगर बात करें लो हेमोक्रेटिक लेवल होता है। पांचवा कारण की अगर बात करें, पांचवा कारण जो होता है लो हेमोक्रेटिक लेवल, क्या होता है, लो हेमोक्रेटिक लेवल। ठीक है। अब नॉर्मल अगर हेमोक्रेटिक की बात करें तो मेल के अंदर जो नॉर्मल हेमोक्रेटिक लेवल होता है 42 से लेके 52 होता है, 52% होता है। वहीं अगर फीमेल की बात करें, फीमेल की बात, ये मतलब क्या होता है कि एचबी के सिमिलर चलता है। और अगर मैं इसकी इसके अंदर क्या होगा 55-52 होगा। इसकी अगर बात करें तो 35 से लेके 47% होता है। ये नॉर्मल हेमोक्रेटिक लेवल होता है, एचसीवी बोलते हैं, हेमोक्रेटिक वॉल्यूम जो होता है। और अगर यही बात अगर अपन एचबी की करें कि एचबी कितना होता है, तो अगर मेल की बात करें तो 14 से लेके 16 ग्राम, 14 से लेके 16 ग्राम पर ईयर होता है। अगर फीमेल की बात करें तो 12 से लेके 14 ग्राम पर ईयर होता है। ठीक है, तो ये आपकी नॉर्मल वैल्यू थी। हेमोक्रेटिक वैल्यू को आप ऐसे भी कर सकते हैं 14 थी 42, 16 थी 48। तो नॉर्मली अगर आपको ये भी आ सकता है कि 12 से 48 भी आ सकते हैं इसकी जगह, लेकिन 42 जरूर रहेगा। यहाँ पे 12 दिया 36 लगभग 35 के आसपास 47% होता है। ठीक है, तो लो हेमोक्रेटिक लेवल के अंदर अपन इसको यूज में लेते हैं। ये कुछ इंडिकेशन थे। अब हमें अपने को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना कब है, तो फर्स्ट जो अपन ने पढ़ा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर, फर्स्ट अपन ने पढ़ा कि अगर किसी पेशेंट में लो एचबी आ रहा है, लो एचबी अगर 8 ग्राम से कम एचबी है तो उसको अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, एडवाइस करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। मतलब 7 ग्राम 6 ग्राम खून आ गया उसके अंदर, मैसिव को ब्लड लॉस हुआ किसी एक्सीडेंट के अंदर और एक्सीडेंट के अंदर हुआ हो, और या फिर बाद में अगर बात करें अपन अपन कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, ब्लड हेरिटेज डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, पीपीएच हो गया, चौथा कारण 5 हो गया, लो हेमोक्रेटिक लेवल हो गया, हेमोक्रेटिक लेवल। अच्छा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे क्या हेमोक्रेटिक लेवल के अंदर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब करेंगे बेटी, जब करेंगे अपन जब हेमोक्रेटिक जो लेवल होता है ना, हेमोक्रेटिक लेवल 30 से कम होता है,
30% से कम होगा जब अपन बीटी एडवाइस उसको नीड करेंगे, मतलब 30% हेमोग्लोबिन लेवल हो जाएगा उससे कम तो उसको अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन एडवाइस करेंगे। तो ये इंडिकेशन थे, आप साथ के साथ नोट करते रहिएगा। वीडियो चल रही तो आप उसको बाद में भी नोट कर सकते हैं, मतलब थोड़ा पॉज करके बाद में वीडियो देख के नोट कर लेना आप दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद में बात करते हैं अपन कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। एक नर्स जो होती है, कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रही है तो उससे पहले एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी इसके अंदर, कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो आइए बात करते हैं नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पेशेंट को आस्क टू पेशेंट, क्या करेंगे अपन, आस्क टू पेशेंट इफ एनी एक्सपीरियंस टू पास्ट बीटी, मतलब पेशेंट को पूछेंगे कि आपको कोई पहले से कोई बीटी रिएक्शन के अंदर पास्ट में कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, तो पेशेंट से अपन पूछेंगे कि आपको पहले कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है क्या। दूसरी प्रायोरिटी की बात करें अपन अगर नर्स की, तो दूसरी प्रायोरिटी नर्स की होगी इसके अंदर, दूसरी प्रायोरिटी की बात करेंगे, दूसरी प्रायोरिटी होगी अगर पेशेंट में बीटी पास्ट है तो उसको पूछेंगे कि आपको पास्ट के अंदर पास्ट एनी हिस्ट्री ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, बीटी रिएक्शन, ठीक है। उसको दूसरा ऊपर पूछेंगे कि पेशेंट में अगर कोई हिस्ट्री पास्ट के अंदर बीटी रिएक्शन की हिस्ट्री तो नहीं है, ठीक है। तीसरा अगर अपन बात करें तो अगर पेशेंट यस कहता है कि इफ यस बाय पेशेंट रिएक्शन हैपन, सो पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, मतलब एविल का जो इंजेक्शन आता है ना, एविल इंजेक्शन पेशेंट को अपन गिव करेंगे आईवी रूट से, ठीक है। तो ये 3 बातें अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है ना, ये अपने को 3 बातें ध्यान रखनी है। और चौथी बात एक और नोट कर लीजिए, अगर इफ पेशेंट हैव फीवर एंड पेन, कंप्लेन कर रहा है पेशेंट, फीवर और पेन की कंप्लेन कर रहा है, तो नर्स शुड बी फर्स्ट गिव पीसीएम एंड एनाल्जेसिक, क्या देंगे उसको, पीसीएम एंड एनाल्जेसिक, ठीक है। अगर पेशेंट, सॉरी राइटिंग थोड़ी सी मेरी कच्ची है भैया, क्योंकि हमारे महात्मा गांधी हॉस्पिटल भिलवाड़ा के अंदर कंपाउंडर साहब थे, नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन वो मेरे को बहुत कहते थे कि साउथ तेरी राइटिंग सुधा, राइटिंग तेरी अच्छी नहीं है, तो राइटिंग मेरी शुरू से ऐसी है, तो थोड़ा कोऑपरेट करे, थोड़ा समझ में नहीं आए थोड़ा सा वॉइस पे थोड़ा फोकस करे, वॉइस और वर्ड को पकड़िए, उससे समझ में आ जाएगा आपको। अगर पेशेंट के, अच्छा अब देख लीजिए नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, नर्सिंग स्टाफ क्या करेगा कि सबसे पहले अगर कोई पेशेंट आया अपने पास में, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, ठीक है। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है सबसे पहले अपन पेशेंट को पूछेंगे कि आपको कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, ठीक है। अगर वो यस बोलता है तो उससे पूछेंगे कि आपको कोई हिस्ट्री ब्लड रिएक्शन की हिस्ट्री तो नहीं है, क्योंकि ब्लड रिएक्शन जो होता है ना वो सीवियर रिएक्शन होता है, बहुत बार पेशेंट की टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिलता, डेथ भी हो जाती है, ठीक है ना, तो अपन ये पूछेंगे। तीसरा अपन उससे पूछेंगे कि अगर आपको कोई हिस्ट्री रिएक्शन की है तो नर्स क्या करेगी कि एविल का इंजेक्शन आता है, डाइफेनेरामाइड का इंजेक्शन जो आता है वो अपन उसको इंजेक्ट कर देंगे। और पेशेंट अगर फीवर और पेन की कंप्लेन कर रहा है तो नर्स पेशेंट को फर्स्टली क्या देगी, पहले पीसीएम देगी अगर बुखार है ज़्यादा, और अगर वो नहीं है तो उसको एनाल्जेसिक देगी, ठीक है। तो ये बात हो गई दोस्तों अपने नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स, जो ब्लड अपन देते हैं उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। मैं यहीं पे पढ़ाऊंगा ब्लड कंपोनेंट्स बीटी के अंदर ही आपको, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा ब्लड कितने दिन का स्टोर रहता है, कौन सा अपन उसके अंदर यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। अपन बात करते हैं ब्लड कंपोनेंट्स की। अब क्या बात करेंगे अपन, इसको थोड़ा लाइन खींच देता हूँ तो डिफरेंट हो जाएगा ये। अपन बात करते हैं ब्लड कंपोनेंट्स की। ब्लड कंपोनेंट्स बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि ब्लड के अंदर बहुत चीज़ें होती हैं, कन्फ्यूज भी रहते हैं बहुत सारे कि कितनी क्या होती हैं, इनका क्या रोल होता है। तो फर्स्ट की अगर बात करें अपन तो आरबीसी होती है, इसकी फुल फॉर्म की बात करें रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। इसको अपन इरेथ्रोसाइट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इरेथ्रोसाइट, ठीक है। दूसरी अगर बात करें अपन डब्ल्यूबीसी, क्या होता है डब्ल्यूबीसी, इसकी फुल फॉर्म की बात करें वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। इसको अपन ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट,
साइट, ये बाद में चीजें काम में आएंगी, तो दूसरा नाम जो अपन बता रहे हैं, इरिथ्रोसाइट हो गया, ल्यूकोसाइट हो गया। तीसरी अगर अपन बात करें तो होती है प्लेटलेट्स। क्या होती है? प्लेटलेट्स, ठीक है। चौथा अगर अपन बात करें तो होता है इसके अंदर प्लाज्मा। ये चार चीजें ब्लड के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। WBC होती है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन कैरी करती है, हीमोग्लोबिन O2 कैरी करता है। वो चीज़ें बताऊंगा मैं आगे आपको सब कुछ। तो अगर अपन ये बात करें तीनों पाँचों की, कि इसके अंदर WBC वगैरह क्या होती है, RBC क्या होती है, कितने दिन स्टोर करते हैं इनको, क्या करते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर अपन बात करें इनके अंदर सिस्टमेटिक तरीके से बात करते हैं RBC की, सबसे पहले बात करते हैं अपन RBC की। क्या बात करेंगे दोस्तों? RBC कि RBC क्या होती है, इसके अंदर क्या कैपेसिटी होती है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इसका क्या काम होता है RBC के अंदर, ट्रांसमिशन करना तो कैसे ट्रांसफर करेंगे, कितने डिग्री पे स्टोरेज करेंगे इसको। तो टॉपिक डाल लिया आप पहला RBC, ये ब्लड करिए अपना। तो दोस्तों पहला टॉपिक डालिए RBC क्या है, सॉरी माफ कीजिएगा, RBC या इरिथ्रोसाइट, क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट, ठीक है। अब RBC क्या होती है कि इसका फुल फॉर्म जो होती है वो होती है रेड ब्लड सेल्स होती है, ठीक है। ये जो होती है नॉन न्यूक्लियेटेड सेल होती है। ये क्या होती है? इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसलिए इसकी लाइफ जो स्पान होती है वो लिमिटेड होती है। तो ये क्या होती है? नॉन न्यूक्लियेटेड सेल्स होती है, ठीक है। इसलिए इसका लाइफ जो स्पान होगा RBC का, वो एडल्ट की अगर बात करें अपन तो 120 दिन का होता है, ठीक है, लिमिट का होता है, क्योंकि न्यूक्लियस मल्टीप्लाई नहीं हो पाता इसके अंदर। और अगर चाइल्ड की बात करें तो इसके अंदर होगा, चाइल्ड या न्यूबॉर्न की बात करें अगर अपन, तो इसके अंदर होगा 80 दिन। कितना होगा? 80 दिन, ठीक है। इसलिए इसका लाइफ स्पान जो होता है वो लिमिट का होता है। और अगर इसके स्टोर की बात करेंगे, RBC को स्टोर कितनी डिग्री पे करते हैं अपन, तो 2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस पे इसको स्टोर करते हैं। टाइम की अगर पूछ ले आपको कि RBC को स्टोर कितने दिन तक कर सकते हैं, तो मैक्सिमम जो स्टोरेज टाइम होता है वो RBC का होता है 35 से लेके 42 दिन तक, 42 दिन तक। अगर इसके अंदर एंटीकोगुलेट की बात करें कि कोगुलेट क्या मिलाते हैं, तो इसके अंदर सेगम मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? सेगम मिलाते हैं, इसलिए इसकी लाइफ स्पान 42 दिन तक हो जाती है, ठीक है, 42 दिन हो जाती है कंप्लीट। ऑर्थोनी इसकी जो खोज की थी वो जा स्विमिंग दोनों ने की थी कंप्लीट। अगर इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करें अपन, तो 4.7 से लेके 6.1 मिलियन, 6.1 मिलियन, 4.7 से लेके 6.1 मिलियन सेल होती है पर माइक्रोन होती है, ठीक है। और वहीं अगर इसकी फीमेल के अंदर बात करें अपन, ये तो हो गया मेल के अंदर, वही अगर फीमेल के अंदर बात करें तो 4.2 से लेके 5.4 तक मिलियन पर सेल क्यूबिक mm होती है, ठीक है। तो ये इसकी नॉर्मल वैल्यू हो गई, बहुत बार पूछी जाती है RBC की नॉर्मल वैल्यू। मेल की अगर बात करें आपसे तो 4.7 से लेके 6.1 मिलियन पर क्यूबिक mm हो गया। और फीमेल की अगर बात करें तो 4.2 से 5.4 मिलियन सेल पर क्यूबिक mm हो गया। तो ये RBC के बारे में थोड़ा सा बताया। आगे बढ़ते हैं RBC के बारे में। फर्स्टली अगर RBC की बात करें तो इसको इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, नॉन न्यूक्लियेटेड सेल होती है, ठीक है, नोट कर लिएगा आप, नॉन न्यूक्लियेटेड सेल होती है। और लाइफ स्पान जो होता है इसका 120 दिन 80 दिन होता है। स्टोर टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री। टाइम की बात करें स्टोरेज कितने दिन तक स्टोरेज कर सकते हैं अपन, तो 35 से 42 दिन तक स्टोर कर सकते हैं इसको। और अगर इसके कंजुगेट एंटीकोगुलेट की बात है, कौन सा जो एंटीकोगुलेट मिलाते हैं इसके अंदर सेगम अपन इसमें काम में लेते हैं, इसलिए इसकी लाइफ स्पान जो होती है 42 दिन होती है। मेल के अंदर बात करें 4.7 से 6.1 मिलियन सेल पर क्यूबिक mm होती है। और 4.2 से 5.4 जो होती है वो फीमेल के अंदर होती है। अब आगे बात करें अपन इसकी, अगर एक चीज होती है इसके साइज की बात करें अपन, अगर RBC के साइज की बात करें, नॉर्मल साइज होती है 4.2 माइक्रोमीटर होती है, 7.2 माइक्रोमीटर। और जो साइज जो लाता है ना, तो इमेच्योर जो RBC होती है जो बोन मैरो के अंदर बनती है, इमेच्योर RBC को जो मेच्योर कराता है, मेच्योर RBC के अंदर बदलता है, वो किसकी हेल्प से होता है, तो विटामिन B9 एंड विटामिन B12। इसलिए विटामिन B9 की कमी से जो एनीमिया होता है वो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, विटामिन B12 की कमी से होता है पर्निशियस एनीमिया कहलाता है, ठीक है। दोनों के अंदर मैक्रोसाइटिक देखने को मिलेगा। इनकी डेफिशिएंसी होगी तो साइज कम नहीं होगी, साइज कम नहीं होगी तो 7.2 से ज़्यादा होगी तो 7.4 या 8 माइक्रोमीटर तक इसकी साइज देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अंदर जो अपन काम में लेते हैं
आरबीसी का जो, अब इसको उधर बिठा देता हूँ मैं। अब इसके द्वारा ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं अपन। ट्रांसफ्यूजन कहता है कैसे क्या होता है इसका, ठीक है। नॉर्मली आप लिख लेना, एक बार नोट कर लेना भाई कि आरबीसी का जो ट्रांसफ्यूजन टाइम होता है, अगर आरबीसी के ट्रांसफ्यूजन के टाइम की बात करें, आरबीसी ट्रांसफ्यूजन टाइम, ठीक है। आरबीसी के ट्रांसफ्यूजन टाइम की बात करें तो 2 से लेके 4 आवर। किसका ट्रांसफ्यूजन कितना होता है, नॉर्मल ब्लड का जितना होता है 2 से लेके 4 आवर्स का ट्रांसफ्यूजन टाइम होगा। अगर अपन ने अगर फास्ट ट्रांसफ्यूजन कर दिया, कुछ कंडीशन होती है, अगर अपन ने फास्ट ट्रांसफ्यूजन कर दिया है, ट्रांसफ्यूज कर दिया है आरबीसी को, तो अपने को कार्डियक ओवरलोड देखने को मिलेगा, कार्डियक ओवरलोड देखने को मिलेगा। इससे कार्डियक फेलियर हो सकता है, कार्डियक फेलियर अपने को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसलिए टाइम का ध्यान रखिए आपको। और अगर आपने लेट ट्रांसफ्यूज किया है, लेट ट्रांसफ्यूजन अगर ब्लड आपने किया है, तो अपने को सेफ्टी सी में देखने को मिलेगा, ब्लड के अंदर सेफ्टी सी में कीटाणु की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ये 2 चीज़ें ध्यान रखें। ब्लड के अंदर अगर अपन इसको कर रहे हैं तो तेज होगा। और अगर अपन ने एक चीज़ और होती है, कंडीशन ना लीजिए आप ट्रांसफ्यूजन के अंदर, एक कंडीशन और होती है, अगर अपन ने एक्सट्रीमी अगर कोल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया है, तो अपने को दिस एरिथमिया देखने को मिलेगा, दिस एरिथमिया। हार्ट के अंदर की रिदम जो होगी वो दिस हो जाएगी, मतलब इसकी रिदम के अंदर गड़बड़ हो जाएगी, अपने को दिस एरिथमिया देखने को मिलेगा। उसके बाद में बात करते हैं कि 1 यूनिट जो आरबीसी होती है उसमें कितना ml ब्लड होता है, और उस 1 ग्राम आरबीसी से कितना हीमोग्लोबिन बढ़ता है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं 1 ग्राम आरबीसी के अंदर जो होती है कितना ml ब्लड होता है। तो अगर बात करें पर 1 यूनिट आरबीसी जो होती है, 1 यूनिट आरबीसी के अंदर या तो 350 ml लिखा हुआ आएगा या 450 ml लिखा हुआ आएगा। तो इसके अंदर 300 ml तो ये होता है, इसके अंदर 400 ml ब्लड होगा, 50 ml अपने को एंटीकोगुलेंट देखने को मिलेगा, यहाँ भी 50 ml एंटीकोगुलेंट देखने को मिलेगा। और 1 यूनिट अगर आरबीसी की बात करें अपन, 1 यूनिट आरबीसी से हीमोग्लोबिन कितना बढ़ता है, तो 1 ग्राम पर डीएल एचबी अपने को इंक्रीज मिलेगा। और मोस्टली अगर इसकी बात करें कितने टाइम बाद में, तो आफ्टर 4 to 6 आवर ऑफ बीटी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के 4 से 6 घंटे बाद अपने को हेमोग्लोबिन जो होगा इंक्रीज मिलेगा, एचबी 1 ग्राम अपने को इंक्रीज मिलेगा। तो अपने को अगर ब्लड टेस्ट अपन ने किया है और उसके बाद अपने को अगर जांच करनी है कि हेमोग्लोबिन कितना बढ़ा था 4 से 6 घंटे बाद में, अगर उसके बाद में अपन इसकी जांच करेंगे। तो ये आपके आरबीसी के बारे में था थोड़ा सा, अपने आरबीसी के बारे में पढ़ा, ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको आरबीसी के बारे में। अगर आरबीसी की काउंट घटती है और बढ़ती है तो उसको क्या बोलेंगे, तो अगर आरबीसी की काउंट घट रही है, अगर आरबीसी ब्लड में डिक्रीज हो रही है, तो एक तो उसको एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। अगर इफ आरबीसी डिक्रीज तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एरिथ्रोसाइटोपिनिया। पीनिया का मतलब हमेशा होता है आरबीसी घट रही है, इसको अपन एनीमिया भी बोलते हैं, ठीक है, इसको अपन एनीमिया भी बोलते हैं। और अगर आरबीसी ब्लड में बढ़ रही है, आरबीसी इंक्रीज हो रही है, तो इसको अपन बोलेंगे एरिथ्रोसाइटोपिनिया। क्या बोलेंगे, एरिथ्रोसाइटोसिस। जहाँ भी सिस वर्ड आ गया वहाँ मतलब होगा इंक्रीज का मतलब होता है। जहाँ भी अगर सिस वर्ड आ रहा है तो उसको अपन इंक्रीज बोलेंगे, ठीक है। तो एरिथ्रोसाइटोसिस कहलाएंगे। और एक होता है आरबीसी के बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है, एक वर्ड लिख लीजिए, आरबीसी फॉर्मेशन क्या कहते हैं, तो इसको बोलेंगे अपन एरिथ्रोपोइसिस। इसको क्या बोलते हैं अपन, एरिथ्रोपोइसिस, इसको बोलेंगे अपन एरिथ्रोपोइसिस। ये आपकी आरबीसी खत्म हुई। अगर कुछ भी डाउट हो आपको आरबीसी के बारे में तो आप पूछ सकते हैं मेरे को व्हाट्सएप पे, और बहुत जल्दी मैं ग्रुप बना रहा हूँ मेरे भैया, तो सभी अपने जो डाउट्स होंगे अपन उस ग्रुप में शेयर कर पाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप एक जनरेट करने वाला हूँ कल या परसों से, तो उस ग्रुप में अपन नॉर्मली जो भी अपने डाउट्स होंगे वो अपन उस ग्रुप में सजेस्ट कर पाएंगे हर चीज़ को अपन, ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ एक थोड़ी सी चुटकुला सुना चाहूँगा मैं, क्योंकि आज थोड़ा टॉपिक लंबा होने वाला है, तो मैं
नहीं चाहता कि आप सब बोर हो गए साथ में, तो मैं आपको चुटकुला सुनाऊंगा छोटा सा। कि एक बार क्या होता है कि एक बहुत ही पतली सी, बहुत ही सुंदर कन्या, बहुत ही सुंदर पतली सी कन्या, बहुत ही, इसका वजन अबाउट लगभग 110 से 120 किलो, बहुत ही थिन स्लिम सी होती है। कोई अगर वो मोटी एकदम ना, मोटी थोड़ी कहेगी वो ठीक है ना, तो मोटी नहीं रहेगी वो। तो वो अपने पति से पूछती कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हो, कि वो अपने हस्बैंड से पूछती, बहुत पतली सी सुंदर सी कन्या जिसका वजन लगभग 110 से 120 किलो वजन है उसका। तो वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो हस्बैंड ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ। तो उसी टाइम उसकी पत्नी ने उससे बोला कि पतिदेव आप मेरे लिए चांद तारे तोड़ के मत लो, आप तो एक काम करिए, मेरे को उठा के फ्रिज तक ले जाइए, मुझे ठंडा पानी पीना है, गर्मियों का दिन आ गए। तो पतिदेव ने जवाब दिया कि लक्ष्मी, मैं तेरे को उठा के कहीं ना, मैं फ्रिज को उठा के यहीं ले आता हूँ, तू यही गर्म पानी पी ले। तो कभी कभी क्या होता है कि तारीफ करना भी थोड़ा गुनाह हो जाता है, तो कभी किसी की तारीफ करे तो सोच समझ के करे दोस्तों, ठीक है ना ये थोड़ा सा हंसी मजाक थी। इसके बाद में अपन बात करते हैं दूसरी चीज की, बात करते हैं प्लेटलेट्स की। दूसरा जो कंपाउंड होता है ब्लड का, वो होता है प्लेटलेट्स। क्या होता है? प्लेटलेट्स के बारे में अपन बात करते हैं। दूसरा जो होगा इसके अंदर प्लेटलेट्स होगा, क्या होगा? प्लेटलेट्स, ठीक है। अगर प्लेटलेट्स की अगर अपन बात करें तो प्लेटलेट्स जो होता है इसका, अगर लाइफ स्पैन की बात करें, प्लेटलेट्स की लाइफ स्पैन की बात करें अपन, तो इसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। इसका लाइफ स्पैन जो होता है 8 से लेके 11 दिन का होता है। कितना होता है? 8 से लेके 11 दिन का होता है। टेम्परेचर की अगर बात की, स्टोरेज टेम्परेचर की, तो 22 से लेके 24 डिग्री पे स्टोरेज होगा, क्योंकि ये क्लोटिंग करता है, तो इसे 22 से लेकर 24 डिग्री। और मोस्टली अगर एक ही वर्ड में पूछे तो आपसे 22 डिग्री इसको लिखना है। ये हेल्प क्या करता है? ये क्लोटिंग के अंदर हेल्प करता है। किसके अंदर हेल्प करता है? ये क्लोटिंग के अंदर हेल्प करता है। अब कैसे करता है वो अपन कोगुलेशन, जब क्लोटिंग फैक्टर पढ़ेंगे वहाँ बताऊंगा मैं। प्लेटलेट्स का एगिटेशन कैसे होता है, प्लेटलेट्स जाके कैसे, कोई घाव होता है जब प्लेटलेट्स जाके वहाँ जमा होती है, उसका गुच्छा बनाती है एग्लूटेड होकर, और वहाँ उसके ब्लड को स्टोर करती है, ठीक है। अगर इन्फ्यूजन टाइम की बात करें इसके, अगर इन्फ्यूजन टाइम की बात करें अपन, इसका जो इन्फ्यूजन टाइम होता है, इन्फ्यूजन टाइम जो होता है प्लेटलेट्स का, वो होता है 15 से लेके 30 मिनट का। 15 से लेके, थोड़ा ये ध्यान में रखना भैया, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर प्लेटलेट्स के इन्फ्यूजन टाइम की बात करें अपन, तो 15 से लेके 30 मिनट इसका इन्फ्यूजन टाइम होता है। और अगर स्टोर टाइम की बात करें अपन, कि लाइफ स्पैन तो इतना होता है, लेकिन अगर स्टोर टाइम की बात करें कि उसको स्टोर कितना कर सकते हैं अपन, तो 5 से लेकर 10 दिन तक अपन प्लेटलेट्स को स्टोर कर सकते हैं। तो प्लेटलेट्स क्या होता है? मोस्टली डेंगू वगैरह होता है, जैसे कोई हेमोलाइसिस, कोई डिजीज हो गई, उसको तो प्लेटलेट्स डाउन कम होता है उसका। प्लेटलेट्स कम होगा तो अपने को ज़्यादा सीवियर कम होता है। पहले तो क्या होता है कि 20,000 प्लेटलेट्स से कम होते, प्लेटलेट्स लगाने लग जाते थे। लेकिन आजकल क्या होता है दोस्तों, बच्चे हॉस्पिटलों के अंदर के प्लेटलेट्स के कारण 10 से 12,000 तक नहीं जाता है, नीचे ज़्यादा प्लेटलेट्स नहीं लगाते हैं। पेशेंट को बेड रेस्ट और कोल्ड फ्लूइड वगैरह देते हैं, ठीक है। यही फ्लूइड इसके अंदर काम में लेते हैं। अगर नॉर्मल प्लेटलेट्स की बात करें अपन, तो नॉर्मल प्लेटलेट्स का जो काउंट होता है 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक नॉर्मल इसका काउंट होता है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अपन कि प्लेटलेट्स के टाइप कितने होते हैं। प्लेटलेट्स के 2 तरह की होती है, एक तो होती है एचडीपी और होती है आरडीपी, सिंगल डोनर और रैंडम डोनर। प्लेटलेट्स के अगर टाइप की बात करें अपन, तो प्लेटलेट्स 2 तरह की होती है। एक तो होती है एचडीपी। क्या होती है? एसडीपी। इसका मतलब होता है सिंगल डोनर प्लेटलेट्स। क्या होता है? सिंगल डोनर प्लेटलेट्स। और इसके अगर बात करें अपन एचडीपी की, तो एचडीपी जो होती हैं नॉर्मली 40 से 50,000 प्लेटलेट्स के अंदर होती हैं 1 मिनट के अंदर। अगर अपन बात करें इसकी एचडीपी की, तो इसकी एचडीपी की जो 1 मिनट जो होती है ना दोस्तों, तो उसके अंदर 40 से लेके 50,000, 40 से लेके 50,000 प्लेटलेट्स होती है। मतलब 1 मिनट अगर अपन किसी एचडीपी किसी को दे रहे हैं सिंगल डोनर, तो उसके अंदर 40 से लेके 50,000 प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है, इसके अंदर। और अगर इसी के अपोजिट एक और इसका सिमिलर होता है, एक होता है आरडीपी। क्या होता है? आरडीपी। इसका मतलब होता है रैंडम डोनर प्लेटलेट्स। क्या होता है इसका मतलब? रैंडम डोनर प्लेटलेट्स। इसकी अगर बात करें अपन, तो इसके अंदर जो आरबीसी होती हैं वो 1 मिनट के अंदर जो होती हैं, 1 मिनट आरडीपी के अंदर जो आरबीसी होती हैं 1 मिनट के अंदर 5 से लेके 10,000, मतलब 5 से लेके 10,000 प्लेटलेट्स
होती है 1 यूनिट के अंदर। तो इसका मतलब हो गया कि अगर अपन इन दोनों को कंपेयर करें कि एचटीपी और इसके अंदर कितना फर्क होता है, तो एक यूनिट एचटीपी के अंदर अगर मान कर लीजिए अगर अपन ने 1 यूनिट एचटीपी लगाया है तो वो इक्वल अबाउट कितना होगा 10 से लेके 50 लगभग 5 से लेके 50, 10 से लेके 50 लगभग 6, 5 से 6 अबाउट अगर 6 बात तो 6 यूनिट एचटीपी आरडीपी हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो ये बात हो गई अपने आरबीसी के बारे में। आरबीसी की अगर आगे बात करें अपन तो जो एग्रीकल्चर मशीन जो होती है अब प्लेटलेट्स स्टोर किसके अंदर होती है, ये आपके दोनों नोट कर लीजिएगा। आप वापस लिख देता हूँ मैं एक बार ये वाली चीज कि 1 यूनिट एचटीपी के अंदर अबाउट 6 यूनिट आरडीपी होती है। कितनी होती है? अबाउट 6 यूनिट आरडीपी होती है। क्योंकि आप देख लीजिएगा कि इसकी 40 से 50 हज़ार अपने को क्वांटिटी मिली है, इसकी 50 से 10 हज़ार अपने को क्वांटिटी 5 से 10 हज़ार की क्वांटिटी मिली 1 यूनिट के अंदर। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। प्लेटलेट्स के टाइप होते हैं सब टाइप। इसके बाद में बात करते हैं अपन कि इसके अंदर होता क्या क्या है। एक क्वेश्चन आता है बहुत बार कि बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, एम्स के अंदर पूछा गया। एक बार क्वेश्चन था शायद 2014-16 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था ये कि प्लेटलेट्स जो होती है क्या होती है, प्लेटलेट्स जो होती है उसको स्टोर किस में करते हैं, मतलब किस मशीन में स्टोर करते हैं, उसको बोलते हैं एगीटेटर। क्या बोलते हैं? एगीटेटर मशीन आती है। एगीटेटर मशीन उसका नाम होता है, एगीटेटर मशीन के अंदर उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं अपन, एक होता है प्लेटलेट्स का बढ़ना। क्या होता है? प्लेटलेट्स का बढ़ना, इंक्रीज होना। और एक होता है प्लेटलेट्स का घटना। क्या होता है? एक होगा प्लेटलेट्स का डिक्रीज होना। तो इसको अपन बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अगर बात करें इसके एग्जांपल की कि प्लेटलेट्स किसके अंदर कम देखने को मिलती है, तो सीधा सा जवाब करेंगे अपन डेंगू। डेंगू में आपने सुना होगा ना कि प्लेटलेट्स काउंट कम हो गई है, इसको रेस्ट करिए, पपीते का जूस दीजिए, नीम गुलवे का काढ़ा दीजिए, एटीसी वगैरह अपने को देखने को मिलता है। और अगर इसकी बात करें अपन कि फर्स्ट साइन क्या होता है इसका, सॉरी आप प्लेटलेट्स की इसकी बात करें अपन, इसको क्या बोलेंगे अपन अगर ये बढ़ रही है तो सीधी सी बात है, मैंने बताया आपको ऊपर भी कि थ्रोम्बोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलेंगे। ये क्या होता है? ये कोई क्लोटिंग फैक्टर अगर एब्सेंट होता है तो या उसके अंदर कोई क्लोटिंग डिसऑर्डर है या एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है या उसकी आरटी या कोई सीबीडी वगैरह का कोई पेशेंट है तो उसके अंदर अपने को देखने को मिलता है ये। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद में बात करते हैं अपन कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है ना, अपन ने पढ़ा ना अभी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इसका मतलब क्या होता है बताइए जरा, एक बार मैसेज करके बता देना मेरे को। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब क्या होता है? डिक्रीज प्लेटलेट। इसका जो फर्स्ट साइन जो होगा ना, फर्स्ट साइन क्या होता है इसका, तो फर्स्ट साइन जो होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का वो होता है एपिस्टेक्सिस। क्या होता है? एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस क्या होता है? एपिस्टेक्सिस मतलब क्या होता है? नोज ब्लीडिंग। नोज ब्लीडिंग मोस्टली राइट नोज से ब्लीडिंग होती है। मोस्टली क्या होती है? राइट नोज से ब्लीडिंग होती है। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है प्लेटलेट्स का डाउन होना। और इसके अगर फर्स्ट साइन की बात करें अपन दोस्तों तो उसका होता है एपिस्टेक्सिस, मतलब नोज से ब्लीडिंग होना। ठीक है, अब एपिस्टेक्सिस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एपिस्टेक्सिस क्या होता है, कैसे अपन इसके अंदर काम में लेते हैं। तो एपिस्टेक्सिस के अंदर अगर नर्स की प्रायोरिटी पूछे कि नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी एपिस्टेक्सिस के अंदर सॉरी माफ कीजिएगा, ये अपना ब्लड ही मिल गया है भैया, बताया नहीं किसी ने। एपिस्टेक्सिस की बात करें तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो रहती है नर्स की, फर्स्ट प्रायोरिटी जो रहती है गांवों के अंदर क्या करते हैं कि जब भी कोई नोज से ब्लीडिंग होती है ना तो उसको उल्टा लेटा देते हैं, नाक को दबा देते हैं उल्टा। ये कभी भी नहीं करनी, बेवकूफ़ी वाला काम है। इसके अंदर जो ब्लीडिंग होगी वो एक्चुअली माउथ के अंदर उतर के स्टमक में जाएगी। अगर आपने नाक को नोज को भी अगर प्रेस कर दिया पिंच कर दिया दोस्तों, सुला के उल्टा लेटा सीधा लेटा के आपने, तो हो सकता है छोटा बच्चा हो तो उसको अपन एस्पिरेट कर सकता हो ब्लड से। तो कभी गलती नहीं करे। मैं इस चीज़ सभी को कहना चाहूँगा जितने भी अपने मिलने वाले हैं इस चीज़ को हमेशा नेगलेक्ट करें या इसका विरोध करें कहीं भी आप देखें तो हमेशा एपिस्टेक्सिस के अंदर जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो रहती है पेशेंट की पोजीशन रहती है। नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगी इसके अंदर? फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग प्रायोरिटी जो रहेगी वो हमेशा होगी पोजीशन। ठीक है, हमेशा क्या होती है? पोजीशन होती है। पोजीशन की बात करें तो कौन सी पोजीशन देंगे अपन, तो क्या करेंगे अपन? सिट डाउन करेंगे। पहले तो क्या करेंगे? सिट डाउन, पेशेंट को क्या बिठाएंगे। ठीक है, सिट डाउन करेंगे। फिर लीन फॉरवर्ड करेंगे। क्या करेंगे? लीन मतलब उसको थोड़ा आगे की ओर झुका देंगे।
सिट डाउन करके लीन फॉरवर्ड करके उसको पिंच द नोज करेंगे, फिर करेंगे उसका पिंच द नोज। ठीक है, इससे क्या होगा, इसकी ब्लीडिंग रुकने के चांस रहते हैं। अगर आपको पूछ ले कि इसके अंदर जो गोज पैकिंग करते हैं अपन, गोज पैकिंग जो करते हैं वो किससे करते हैं, तो पहले प्रायोरिटी अपने की जाएगी एड्रेनलिन जो इंजेक्शन आता है ना, एड्रेनलिन इंजेक्शन गोज से नोज पैकिंग करेंगे अपन, नोज पैक करेंगे उस पेशेंट का। ठीक है, अगर हाइपरटेंशन है तो उसका बीपी मेंटेन करेंगे, क्योंकि मोस्टली जो अपने को देखने को मिलता है ये एपिस्टेक्सिस, मोस्टली कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट हो गया, गर्मियों के दिनों में बीपी बढ़ जाता है, किसी पेशेंट का 250 बीपी चल जाता है, 290 तक बीपी चल जाता है, तो उसके अंदर अपने को देखने को मिलेगा एपिस्टेक्सिस के अंदर। और एक डेंगू के अंदर मैंने बताई दिया आपको कि डेंगू के अंदर भी एपिस्टेक्सिस देखने को मिलता है, तो उसके अंदर मोस्टली पोजिशन अपन ने दे दी है। लेकिन अगर वो होगा ये करने के बाद उसको आप कोल्ड कंप्रेशन भी दे सकते हैं, कोल्ड कंप्रेशन भी, कोल्ड जो होता है ना, हॉट वार्म कोल्ड वार्म, तो कोल्ड स्पंज भी अपन पेशेंट को दे सकते हैं सिर के ऊपर। ठीक है, कोल्ड बाथ अपन दे सकते हैं। तो ये एपिस्टेक्सिस के बारे में थोड़ी सी चीज़ थी। इसके बाद में बात करते हैं तीसरे कंपोनेंट्स की ब्लड के, WBC क्या होता है, WBC की बात करते हैं अपन, WBC क्या होती है। तो तीसरा कंपोनेंट्स नोट करिए आप, तीसरा जो कंपोनेंट्स होगा वो होगा WBC मैंने फुल फॉर्म लिखा दिया आपकी, इसका अगर फुल एको देखें तो ल्यूकोसाइट इसका वो होता है। ठीक है, WBC की अगर नॉर्मल बात करें अपन, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, तो 4 से लेके 11,000 इसकी नॉर्मल WBC की वैल्यू होती है। ठीक है, और इसका काम अगर बात करें अपन, तो ये क्या करती है, फाइट करती है। ये क्या करती है, फाइट का काम है, फाइट अगेंस्ट एनी इन्फेक्शंस। तो ब्लैक मार्क लूँ काम में, डेट वाला खत्म हो जाएगा मजा कर रहा हूँ। फाइट अगेन इन्फेक्शन, यानी किसी भी इन्फेक्शन के खिलाफ अगर फाइट करेगी तो WBC इसका पड़ेगी। हमेशा याद रखिए, कोई भी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है ना, ये मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके अंदर हमेशा WBC इंक्रीज मिलेगी। एक्सपेक्ट, एक चीज नोट कर लीजिए, एक्सपेक्ट के अंदर टाइफाइड जो फीवर होता है ना, टाइफाइड एंड डेंगू, इन दोनों के अंदर हमेशा अपने को WBC डिक्रीज मिलेगी, ये थोड़ी चीज नोट कर लीजिए। मोस्टली कोई डॉक्टर अगर अच्छा डॉक्टर है, अगर किसी का लालच नहीं है उसको, तो वो डॉक्टर मोस्टली क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट को टाइफाइड और डेंगू का अगर उसको लग रहा है कि प्रोबेबल हो सकता है कि डायग्नोसिस, अगर उसको लग रहा है कि डेंगू और टाइफाइड है, तो मोस्टली मैं दूसरों के बारे में बात नहीं करता, खुद के बारे में बात करता हूँ। मैं खुद एक प्रैक्टिशनर हूँ, तो बता दूँ मैं, अगर मेरे को किसी को लगता है कि इसको टाइफाइड या डेंगू है, तो मैं उसको डायरेक्ट 500 वाली डेंगू का कार्ड नहीं कराऊंगा या 150 वाला WBC नहीं कराऊंगा, पहले मैं उसकी CBC करा के देखूंगा। CBC के अंदर देखता हूँ मैं, अगर WBC डाउन है ना, तो अपन फिर दूसरे पॉइंट पे चलते हैं कि हाँ हो सकता है 99% में, 1% केस में नहीं कह सकता मैं क्रोनिक इन्फेक्शन हो गया है, मोस्टली क्रोनिक टाइफाइड हो गया, पुराना टाइफाइड हो गया, तो उसमें WBC बड़ी भी मिलेगी अपने को। ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है कि WBC को डाउन मिलती है 4000 से लेके 2000, 1000, 1500, 2000 WBC मिलती है। तो अपन सोचते हैं या तो टाइफाइड है या डेंगू है। अब डेंगू टाइफाइड में इसको करने का क्या हो गया, एक तो डेंगू के अंदर जो साइन देखने को मिलता है वो मिलता है होमान साइन, डेंगू के अंदर होमान साइन, इसके अंदर जो इसके अंदर स्पॉट देखने को मिलता है, रेड स्पॉट देखने को मिलते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिए आप, होमान साइन से हम इसको पॉजिटिव डेंगू मान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद WBC के बारे में अगर बात करें अपन, WBC के बारे में अगर अपन आगे बात करें, तो इसके अंदर जो होता है कंडीशन जो होती है, इसका जो लाइफ स्पान की बात करें, अगर अपन WBC की लाइफ स्पान की बात करते हैं, स्टोरेज टेम्परेचर की बात करते हैं, मैंने नॉर्मल वैल्यू बता दी आपको। इसका जो लाइफ स्पान जो होता है, लाइफ स्पान ऑफ WBC कितना होता है, 13 से लेके 20 दिन का। कितना होता है, 13 से लेके 20 दिन का, 20 दिन का इसका लाइफ स्पान होता है। और अगर स्टोर की बात करें तो स्टोर कितने दिन तक, कितने डिग्री पर करने, तो 2 से लेके 8 डिग्री पर। तो एक बात होती है कि प्लेटलेट्स को अपन ने 22 डिग्री पे स्टोरेज किया, बाकी ब्लड को, ओवरऑल ब्लड को 2 से लेके 8 डिग्री पर अपन स्टोर करते हैं। अगर ट्रांसफ्यूजन टाइम की बात करें, ट्रांसफ्यूजन टाइम कितना होगा, तो वही 15 से लेके 30 मिनट, 13 से लेके 30 मिनट के अंदर करेंगे। ठीक है, करेंगे जिसके अंदर कोई इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी चल रही है, इम्यूनोसप्रेजेंट
थेरेपी अगर पेशेंट की चल रही है तो उसके अंदर अपन उसको उसके अंदर क्या करेंगे, न्यूट्रोफिल ट्रांसफर करते हैं। डब्ल्यूबीसी पूरी डब्ल्यूबीसी नहीं करते हैं, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का एक सब टाइप होता है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल भी होता है जो इन्फेक्शन के लिए लड़ता है, तो न्यूट्रोफिल ट्रांसफ्यूजन करते हैं अपन। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अपन इसके अंदर के अगर बात करें अपन डब्ल्यूबीसी थी आपके बारे में। अब इसके कम ज़्यादा की बात कर लेते हैं कि ल्यूकोसाइटोसिस किसे कहते हैं, ल्यूकोसाइटोपिनिया किसे कहते हैं। अगर डब्ल्यूबीसी डिक्रीज है, तो इसको बोलेंगे अपन ल्यूकोसाइटोपिनिया। क्या बोलेंगे दोस्तों, ल्यूकोसाइटोपिनिया। ठीक है, और अगर डब्ल्यूबीसी इंक्रीज है तो इसको अपन बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस। ये अपने को मोस्टली डेंगू और टाइफाइड के अंदर देखने को मिलता है, ल्यूकोसाइटोपिनिया। ठीक है, और ये अपने को मिलेगा, ये मोस्टली अपने को ल्यूकोसाइटोसिस जो देखने को मिलेगा हायर बैक्टीरियल इन्फेक्शन अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इससे पहले प्लाज्मा पढ़ा हूँ, उससे पहले ये डब्ल्यूबीसी तीनों कंपोनेंट्स आपके पूरे हुए। इससे पहले बता देता हूँ आपको होल ब्लड जो होता है, मतलब पूरा ब्लड, पूरे अगर ब्लड की बात करें अपन, तो इसके अंदर जो स्टोरेज टाइम जो होता है वो होता है 35 दिन होता है। और इसके अंदर जो एंटीकोगुलेंट जो मिलाते हैं अपन, एंटीकोगुलेंट जो काम में लेते हैं वो लेते हैं CPDA। क्या लेते हैं, CPDA। साइटेट जो होता है कैल्शियम बाइंडर होता है, कैल्शियम को बाइंड करता है। फॉस्फेट जो होता है एनर्जी देता है, यानी उसकी लाइफ स्पैन को बढ़ाता है। डेक्सट्रोज जो होगा वो उसको एनर्जी देगा ब्लू ब्लड को। ठीक है, तो एंटीकोगुलेंट्स कितनी लेता है। इसके ट्रांसफ्यूजन की बात करें 2 से 4 घंटे ही होता है ट्रांसफ्यूजन टाइम। ठीक है, 2 से 4 घंटे इसका ट्रांसफ्यूजन टाइम होता है। और अगर पूरी उम्र की बात करें तो 350 ml या फिर 450 ml, दो चीजें आएगी, ध्यान रखना है। तो 350 आएगी, 450 आएगी। 350 के अंदर 300 ml तो ब्लड होता है, और 450 में 400 ml ब्लड होता है, 50 ml CPD होता है, और 350 के अंदर 50 ml CPD होता है, एंटीकोगुलेंट होता है। तो ये एक छोटा सा था, लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा कि होल ब्लड के अंदर 35 दिन तक अपन इसको स्टोर कर सकते हैं, ब्लड बैंक के अंदर 35 दिन तक। एंटीकोगुलेंट की बात करें CPDA मिलाते हैं। साइटेट जो होता है वो कैल्शियम बाइंडर होता है, इसलिए मोस्टली पोस्ट अपने को बीटी के अंदर हाइपोक्लेसिया देखने को मिलता है। और अगर कोई ओल्ड ब्लड ट्रांसफर करे तो उसमें हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, और फॉस्फेट जो होता है उसकी लाइफ स्पैन को इंक्रीज करता है, और डेक्सट्रोज जो होता है उसकी RBC या उसको पूरे ब्लड को एनर्जी देता है। ये नोट कर लिया होगा आपने। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, अब बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। अब क्या बात करेंगे अपन, प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा के अंदर अपने को क्या क्या देखने को मिलता है। ये भैया मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा जो कंटेंट में पढ़ा रहा हूँ ना आपको यूट्यूब पे, मेरे हिसाब से कहीं पढ़ा ही नहीं होगा अभी तक। ये जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ आपको, मैं आपको हर एक चीज़ बारीकी से पढ़ा रहा हूँ। और तो प्लीज़ अगर आपको सच में मेरा साथ और मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसे आपका सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है, सच में मुझे वास्तव में मोटिवेशन मिल रहा है। अभी शायद रात के अबाउट 10:30 लगभग अबाउट 11 बज रहे हैं, और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ साथ दे, सपोर्ट करें, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आप भी मेरे लिए, आपकी मेहनत इतनी सी होती है कि आपको एक लाइक का बटन दबाना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करें अपने मिलने वालों को, जिससे कि मेरी वीडियो हर आदमी के पास पहुंच सके और आने वाले टाइम में अपने बेहतरीन प्लेटफॉर्म दे सके यूट्यूब के ऊपर। ये तो कुछ भी नहीं है भैया, अगर आपने मेरा अच्छा साथ दिया तो मैं आपको हर एक चीज़ इसी तरह पढ़ाऊंगा, इतना डीप पढ़ाऊंगा कि आपको कहीं भी पैसे देके पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। आप कोचिंग सेंटर पर जाते हैं, किसी के अंदर 25-25 हज़ार रुपये फीस है। ठीक है, कोई कोचिंग सेंटर बोलता है कि हम ऑफलाइन में 25 हज़ार नहीं लेंगे, आपसे ऑनलाइन ही कराएंगे, 5,000 रुपये 6,000 रुपये फीस लगेगी ऑनलाइन की भी, तो बहुत ज़्यादा फीस होती है। ऑनलाइन 6-6 हज़ार रुपये, बेचारे की तनख्वाह ही 6 हज़ार रुपये है, प्राइवेट में काम कर रहा है कोई, और आप उससे 6 हज़ार रुपये ले रहे हो, 3-4 महीने का कोर्स कराते हो, 4-5 महीने का, और उसमें भी इतना डीप नहीं बढ़ा पाते हो। ठीक है, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा यूट्यूब के ऊपर, कभी कोई पैसा नहीं होगा, अपने कोई चार्जेबल नहीं होगा। बस आपको इतना सा साथ देना है कि आपको कंटिन्यू मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करवाने के लिए जोड़ देना है। सब मिलने वालों को सबको अपनी वीडियो शेयर करनी है, जिससे कि हर आदमी और हर बच्चे के पास, स्टूडेंट के पास अपनी वीडियो पहुंच पाए और वो इस फ्री ऑफ क्लास का आनंद ले सके। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, ये थोड़ा एडवर्टाइजमेंट था, करना पड़ता है भैया, क्योंकि नहीं है अपन को इतने पैसे वाला तो है नहीं कि टीवी में ऐड दे दूँ या कोई पोस्टर छपा दूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है ना, तो मेरा तो मीडियम ही आप ही है, कनेक्शन ही यूट्यूब ही है, जिससे मैं आपको कह सकता हूँ। तो अगर आगे बात करते हैं अपन, इसके बाद में बात करते हैं अपन प्लाज्मा की। चौथा जो कंटेंट आता है इसके अंदर वो आता है प्लाज्मा। क्या आता है, प्लाज्मा की अगर अपन बात करें तो प्लाज्मा तो होता है वो इम्प्रूव रैपिड ब्लड वॉल्यूम के लिए लगाया जाता है। मान लीजिए अगर किसी पेशेंट में कोई मैसिव ब्लड लॉस हो गया है,
ठीक है, किसी पेशेंट में मैसिव ब्लड लॉस हो गया है, मैसिव ब्लड लॉस हो गया है, प्लाज्मा कहेंगे इसको, पहले ही देख लीजिए। तो मान लीजिए अगर होल ब्लड है, होल ब्लड के अंदर अगर अपन उसकी जो सीरम जो होता है, सीरम प्लस ब्लड सेल्स जो अपन ने पढ़ी ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, अगर इनको रिमूव कर देवे, अगर इनको अपन रिमूव कर देवे तो बाद में बचेगा अपने पास प्लाज्मा, जो टोटल होता है 55%। ठीक है, मैं बता दूं आपको कि ब्लड के अंदर जो होता है, अगर टाइप की बात करें, इसकी दो टाइप होते हैं, एक तो होता है ब्लड सेल्स, क्या होती है, ब्लड सेल्स, और एक होता है प्लाज्मा। सबसे ज़्यादा प्लाज्मा होता है, 55% प्लाज्मा होता है और 45% ब्लड सेल्स होती हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें प्लाज्मा की, तो मैंने बताया आपको कि प्लाज्मा जो देते हैं अपन, कोई पेशेंट में मैसिव ब्लड लॉस हो गया है, हाइपोवोलेमिया अपने देखने को मिल रहा है, हाइपोवोलेमिया अगर अपने को देखने को मिल रहा है, अपने को केवल ब्लड का वॉल्यूम बढ़ाना है, तो प्लाज्मा क्या करती है कि ब्लड वॉल्यूम एक्सपेंडर है। क्या होती है, ब्लड टेम्परेली, आप ये मान के चलिए टेम्परेली ब्लड वॉल्यूम, सॉरी टेम्परेली तो परमानेंट ही है भैया, टेम्परेली तो कोलोइड जो फ्लूइड आता है वो होता है, टेम्परेली अगर ब्लड वॉल्यूम एक्सपेंडर की बात करें तो कोलेट्स होते हैं ना, हेमेक्सिल वगैरह आती है, एक्सट्रान वगैरह, डेक्स्ट्रान वगैरह जो आती है, वो टेम्परेली होती है बेसिक पर। ये तो ब्लड वॉल्यूम एक्सपेंडर है भैया, ब्लड वॉल्यूम एक्सपेंडर, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम एक्सपेंडर है। अगर इसकी बात करें स्टोरेज टाइम की प्लाज्मा की, तो 1 साल तक अपन इसको स्टोर कर सकते हैं, 1 साल तक अपन इसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इन्फ्यूजन टाइम की बात करें कि इन्फ्यूजन टाइम कितना होगा इसका, इन्फ्यूजन टाइम जो होता है प्लाज्मा का जो होता है इन्फ्यूजन टाइम वो होता है 1 आवर्स, 1 आवर्स। तो याद रखिएगा कि आरबीसी का जो आरबीसी और पूरे ब्लड का जो इन्फ्यूजन टाइम होता है 2 से 4 घंटे का होता है। इसके अपोजिट प्लेटलेट्स और अगर अपन उसकी डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इनका जो टाइम होता है 15 से 30 मिनट ही होता है। ठीक है, और स्टोरेज टेम्परेचर की बात करेंगे, स्टोर टेम्परेचर कितने डिग्री पे स्टोर रख सकते हैं इसको, तो 20 डिग्री पे अपने को स्टोर रखना है प्लाज्मा को। ठीक है, प्लाज्मा को अपने को 20 डिग्री पे स्टोर रखना है। ये बात हुई आपकी इसके अंदर, किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। अब एक पढ़ते हैं अपन, एक आता है एक जो टॉपिक, एक चीज होती है वो होती है क्रिपोप्रीशिएट, एक होती है एफएफपी जो फॉरेन, एक चीज होती है एफएफपी, फोरेजन प्लाज्मा। इसको अपन -20 डिग्री सेल्सियस पे स्टोरेज करते हैं भैया। ठीक है, इसको कितने डिग्री पे स्टोरेज करते हैं, -20 डिग्री पे स्टोरेज करते हैं। एक आता है क्रायो, सॉरी मैं लिख देता हूँ, वापस सही लिखता हूँ, एफएफपी जो होता है -20 डिग्री पे स्टोरेज होता है। इसके बाद में अगर बात करें अपन क्रायोप्रीशिएट की, क्रायोप्रीशिएट की क्या होता है, एक होता है क्रायोप्रीशिएट, ये जो होता है एफएफपी से प्राप्त होता है, एफएफपी से प्राप्त होता है क्रायोप्रीशिएट। ठीक है, इसको अपन अगर बात करें अपन, अगर इसकी अपन बात करें तो जहाँ डेफिशिएंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर होता है, डेफिशिएंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर, डेफिशिएंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर, तो अपन क्रायोप्रीशिएट काम में लेते हैं। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ इसके अंदर अपन क्रायोप्रीशिएट काम में लेते हैं। डेफिशिएंसी किसकी होगी, 1, 8, 13 नंबर की, 1, 8, 13 जो 3 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, ये क्लोटिंग फैक्टर की अगर डेफिशिएंसी अपने को देखने को मिल रही है तो अपन इसको काम में लेते हैं क्रायोप्रीशिएट को। ठीक है, और अगर इसको माइनस पे स्टोर करते हैं, माइनस टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, -20 डिग्री के, 18 से 20 डिग्री। एफएफपी जो होता है -18 होता है, ये होता है टोटल -18 से लेके -20 डिग्री सेल्सियस पे इसको स्टोर करते हैं क्रायोप्रीशिएट को। ठीक है, इन्फ्यूजन टाइम की बात करें तो वही 15 से लेके 30 मिनट होगा। ये एफएफपी होता है, उससे प्राप्त होता है, 15 से लेकर 30 मिनट के अंदर इसको स्टोरेज करेंगे। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी नॉर्मल ब्लड कंपोनेंट्स की। अब थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ दोस्तों में। ठीक है, इसके बाद आपस कंटिन्यू क्लास करेंगे अपन। इसके बाद पढ़ाऊंगा मैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर नर्स की क्या प्रायोरिटी होती है, नर्स को क्या करना चाहिए, तो अपन इसके बाद में पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो 2 मिनट का मेरे को ब्रेक दीजिए दोस्तों, थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक। तो चलिए बात करते हैं अब आगे अपन। ये ब्लड अपना मिल गया, वापस लिख देता हूँ एक बार टॉपिक को। अपन बात कर रहे थे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, तो अपन ने ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़े। ठीक है, ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उनको कैसे स्टोर करते हैं, उनका क्या तरीका होता है यूज करने का, कितनी देर में उसको इन्फ्यूज करते हैं, लेट इन्फ्यूज करें तो क्या होगा, और जल्दी करेंगे तो क्या होगा, और नर्स को क्या रिस्पॉन्सिबल देना उसके अंदर। ठीक है,
अगर अपन बात करते हैं बीटी की, अब इसके अंदर क्या होता है भैया कि बीटी के अंदर जो बताऊँ मैं आपको, एक बार कैनुला बता देता हूँ, कैनुला कितने साइज होता है, फिर अपन बात करेंगे कौन सा कैनुला कब यूज में लेते हैं। मोस्टली अगर बात करें अपन इमरजेंसी के अंदर, इमरजेंसी के अंदर बीटी अगर करना अपने को, तो अपन 16 गोज का कैनुला काम में लेते हैं। 16 गोज का कैनुला अपन काम में लेते हैं। इसका कलर जो होता है वो होता है ग्रे कलर का। क्या होता है? ग्रे कलर का। और नॉर्मल अगर बीटी अपने को करना है तो अपन 18 गोज का कैनुला काम में लेंगे। कितने गोज का? 18 गोज का। इसका कलर जो होता है वो होता है ग्रीन कलर। क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। और अगर चिल्ड्रन में अगर अपने को बीटी करना है तो अपन 22 गोज का कैनुला अपन काम में लेंगे, ठीक है। और अगर न्यू बोर्न में अगर करना है अपने को बीटी करना है न्यू बोर्न में, तो अपन 24 गोज का, वो न्यू गेट बोलते हैं उसको, जो येलो कलर का आता है, ये होगा ब्लू कलर का और ये होगा येलो कलर का। ये कौन सा कलर का होगा? येलो कलर का, ठीक है। तो ये बात थी कि अगर इमरजेंसी बीटी अगर कर रहे हैं अपन तो 16 गोज का कैनुला अपन काम में लेते हैं। 16 गोज का कैनुला अपन काम में लेते हैं बीटी। और अगर नॉर्मल बीटी करें तो 18 गोज का ग्रीन कैनुला काम में लेंगे। अगर चाइल्ड में अपने को ब्लड ट्रांसफर करना है तो 22 गोज का कैनुला अपन काम में लेंगे। और अगर न्यू बोर्न के अंदर कैनुला करना है बीटी में को, तो उसका नॉर्मल न्यू के ही काम में लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ें 4 चीज़ें नोट कर लीजिएगा, इनका कलर भी याद कर लीजिएगा। 16 नंबर का ग्रे कलर का होता है, 18 का ग्रीन होता है, 22 का एक मैं बता देता हूँ। अच्छा, कैनुला आपको बता देता हूँ कौन कौन से कलर का कैनुला होता है नॉर्मली, ठीक है। ये एक बात देख लीजिएगा, आपको अच्छा सीख लगेगा कैनुला के बारे में। बता देता हूँ मैं आपको। एक होता है 14 गोज का कैनुला, एक होता है 16 गोज का, ठीक है। एक 17 जो होता है, इसका कलर जो होता है व्हाइट होता है। क्या होता है? व्हाइट कलर इसका कलर होता है। इसका कलर जो होता है वो होगा ऑरेंज कलर का। क्या होगा? ऑरेंज कलर का। इसका कलर जो होगा ग्रे कलर का होगा। ये क्या होगा? ग्रे कलर का। फिर बाद में बात करते हैं 18 गोज के। 18 गोज का कलर जो होगा वो होगा ग्रीन कलर का, ठीक है। फिर बात करते हैं 20 गोज की। 20 गोज का कलर जो होगा वो होगा पिंक कलर का, ठीक है। फिर बात करते हैं 22 गोज की। इसका कलर जो होगा ब्लू होगा। फिर बात करते हैं अपन 24 गोज की। नॉर्मली इसका कलर जो होता है वो होता है येलो होता है। कौन सा कलर होता है? येलो होता है। और फिर बात करते हैं 26 गोज की। इसका कलर जो होता है पर्पल होता है। कौन सा कलर का होता है? पर्पल या वॉयलेट बोलते हैं इसको अपन, वॉयलेट कलर का होता है। अगर इसकी बात करें अपन तो ये बहुत बड़ी सर्जरी हो, कोई मेसी उपने को ट्रांसफ्यूजन करना हो तो उसके अंदर काम में लेता है इमरजेंसी के अंदर। 16 गोज की अगर बात करें अपन तो एक तो इमरजेंसी के अंदर, इमरजेंसी बीटी के अंदर काम में लेते हैं। एक कोई मेसी अपने को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, मेसी बीटी करना है। मेसी बीटी की अगर डेफिनेशन की बात करूँ मैं तो मेसी बीटी डेफिनेशन होती है, आप नोट कर लीजिएगा साथ में, क्योंकि मैं मिटाते चल रहा हूँ, मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड की व्यवस्था नहीं है वीडियो, ठीक है ना। तो एक बार नोट करते चलिएगा साथ में क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं। जितना आप नोट करेंगे आपके लिए फायदा होगा। मेसी बीटी की अगर बात करें 10 यूनिट जो होता है ना, 10 यूनिट पर डे अपन इससे ज़्यादा अगर ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर 4 यूनिट अगर 1 आवर के अंदर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको अपन मेसी ब्लड बोलेंगे, ठीक है। और इसके बाद में बात करते हैं व्हाइट कलर का। एक 17 नंबर का बहुत बार कैनुला पूछा जाता है कि 17 गोज के कैनुले की जो कलर होता है वो कौन सा होता है? उसका कलर होता है व्हाइट कलर। ग्रीन कलर का कैनुला होता है, नॉर्मल बीटी के अंदर काम में लेते हैं। या मेसी फ्लूइड लॉस हुआ है, मेसी फ्लूइड अपने को देना है, फ्लूइड थेरेपी, हाइपोवोलेमिया हो गया, हाइपोवोलेमिया के अंदर भी अपन काम में लेते हैं बहुत बार, ठीक है। और बात है पिंक कलर का। पिंक कलर ये दोनों ये मोस्ट कॉमन यूज होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। और ये भी नॉर्मली बीटी के अंदर काम में लेते हैं अपन, लेकिन ज़्यादा फ्लूइड को देना है तो फ्लूइड के अंदर काम में लेंगे। ब्लू के अंदर इसको 22 गोज का ब्लू हो गया, ये होता है न्यू के, इसको बोलते हैं 24 नंबर को न्यू के। 24 नंबर का होता है येलो कलर का कैनुला होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, पर ये मैंने कैनुला बता दिया आपको, बीच में आ गया था इसलिए कैनुला के बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको, कौन सा कैनुला कितने नंबर का होता है, कितनी साइज की होती है इसकी, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें अपन कि फर्स्टली अगर अपन बात करें कि 1 ml ब्लड के अंदर कितनी ड्रॉप होती है तो बताएगा मेरे को। तो 1 ml ब्लड के अंदर 10 से 15 ड्रॉप होती हैं। और स्टार्टिंग 15 मिनट तक अपने को ब्लड स्लो ही चलाना है। स्टार्टिंग 15 मिनट तक ब्लड अपने को स्लो ही चलाना है, ठीक है। स्लो क्यों चलाना है? क्योंकि अगर रिएक्शन होगा तो माइल्ड होगा, ब्लड कम जाएगा उसके अंदर तो इसके अंदर कम होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। इसके बाद में बात करते हैं अपन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या बात करेंगे? कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसके बाद में बात करते हैं अपन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये टॉपिक लिख लीजिए, नया टॉपिक है वापस, नया मतलब इसी के लिए नया है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ बीटी,
ब्लड ट्रांस, अब इसको शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसके अंदर पहली बात करें अपन तो पहला होता है हेमोलाइटिक रिएक्शन या ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। पहली अगर रिएक्शन की बात करें अपन तो इसके अंदर आता है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन या हेमोलाइटिक रिएक्शन। क्या होता है? ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन या हेमोलाइटिक रिएक्शंस। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। मैं देखना गया था कि फोन के अंदर स्टोरेज कितना है। ठीक है, तो थोड़ा मेरे को लग रहा है एलईडी के अंदर आपको कम दिख रहा होगा, तो अपन बात करते हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि फर्स्ट साइन, अगर इसकी बात करें अपन कि फर्स्ट साइन क्या होता है, फर्स्ट साइन की बात करें हेमोलाइटिक रिएक्शन के, तो फर्स्ट साइन क्या होगा? पेशेंट को चिल्स लगेगी, सीवरिंग होगी, डिस्निया देखने को मिलेगा, डिस्निया अपने को देखने को मिलेगा, और बैक एक सबसे होता है लो बैक एक होता है, लो बैक एक देखने को मिलता है, नोजिया, वोमिटिंग और वर्टाइगो। फर्स्ट साइन की अगर बात करेंगे, पेशेंट को सिस्ट लगेगा, सीवरिंग देखने को मिलेगा, डिस्निया देखने को मिलेगा। डिस्निया मतलब वही डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, लो बैक है। अच्छा, ये लो बैक जो होता है ना, लो बैक, ये लो बैक वाला जो होता है ये मोस्टली आयरन के ओवरलोड के देखने को, आयरन रिएक्शन देखने को मिलता है। अपन आयरन के इंजेक्शन लगा लेना, आयरन के इंजेक्शन, उसके अंदर भी अपने को फर्स्ट साइन देखने को लो बैक देखने को मिलता है, मोस्ट अपने को लो बैक देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो हो गया कॉन्शियस पेशेंट के अंदर। कॉन्शियस पेशेंट में फर्स्ट साइन अपने को देखने को मिलेगा चिल्स देखने को, चिल्स एंड सीवरिंग। अगर फर्स्ट साइन की अपने को अगर बात करें कि भाई फर्स्ट साइन अगर ट्रांसफ्यूजन का पूछ ले हेमोलाइटिक रिएक्शन का, तो अपने को देखने को मिलेगा चिल्स और सीवरिंग देखने को मिलेगा। उसके बाद डिस्निया देखने को मिलेगा, लो बैक देखने को मिलेगा, नोजिया, वोमिटिंग, वर्टाइगो देखने को मिलेगा। अगर आपको पूछ ले कि किसी पेशेंट को अपन ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया है और पेशेंट है अनकॉन्शियस, तो इन केस ऑफ अनकॉन्शियस, इन केस ऑफ अनकॉन्शियस क्या है? इन केस ऑफ अनकॉन्शियस बीटी रिएक्शंस फर्स्ट साइन क्या होगा? बीटी रिएक्शन का फर्स्ट साइन क्या होगा? अगर कोई पेशेंट है जो अनकॉन्शियस है, तो वो तो डिजीनेस वगैरह, सीवरिंग वगैरह नहीं शो कर पाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर अपने को देखने को मिलेगा, फर्स्ट साइन देखने को मिलेगा, मिलेगा रेडनेस, रेडनेस ऑफ बॉडी, रेडनेस ऑफ बॉडी देखने को मिलेगा। दूसरी अगर बात करें तो उसके अंदर जो पल्स होगी वो उसकी वीक पल्स हो जाएगी, वीक पल्स अपने को देखने को मिलेगी। ये याद रखिएगा कि अगर ट्रांसफ्यूजन अगर टाइम पूछा है आपसे कि ट्रांसफ्यूजन के अंदर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन पूछा है कि कॉन्शियस पेशेंट के अंदर फर्स्ट साइन क्या होता है, तो कॉन्शियस पेशेंट के अंदर फर्स्ट साइन जो होगा वो होगा सीवरिंग या चिल्स देखने को मिलेगा अपने को। और वही अगर अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर पूछ रहा है कि अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर मोस्टली क्या होता है, तो उसके अंदर रेडनेस बॉडी और वीक पल्स देखने को मिलती है। ठीक है, ये बात होगी आपकी इसकी। और अब बात करते हैं अपन रिएक्शन के अंदर नर्सिंग रोल क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन, हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि इसके अंदर नर्सिंग रोल क्या होगा अगर ब्लड रिएक्शन हो गया है। तो नोट करिएगा, नर्सिंग रोल इन प्रायोरिटी वाइज in case of blood transfusion reactions। ठीक है, ये थोड़ा नोट कर लीजिएगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर जो नर्सिंग रोल जो होता है वो क्या होता है, चलो क्लियर दिख रहा है मेरे हिसाब से आपको। ठीक है, इसके अंदर जो फर्स्ट जो होगा अपना, फर्स्ट जो एक्शन होगा वो होगा स्टॉप ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, फर्स्ट जो रोल होगा अपना, इसके अंदर पहला रोल होता है अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड दूसरा होता है चेंज द ट्यूबिंग। पहला तो होगा, दूसरा जो होगा वो नर्सिंग रोल होगा चेंज ट्यूब या आईवी सेट, ब्लड सेट अपने को चेंज करना है उसका, उसी से अपना कर देंगे। तीसरा रोल, अब तीसरे के अंदर क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर पेशेंट में अगर सीवियर इमरजेंसी है, उसको सीवरिंग अगर रिएक्शन हो रहा है, तो अपन उसकी आईवी लाइन जो होगी, आईवी लाइन फ्लश करेंगे, आईवी लाइन फ्लश बाय एनएस,
एंड कंटिन्यू एनएस। बहुत बार होता है चौथे नंबर पे आता है इन्फॉर्म द डॉक्टर। क्या होता है? इन्फॉर्म टू डॉक्टर होता है। ठीक है, तो इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, मैं क्लियर कर देता हूँ। जहां आपको इमरजेंसी पूछेगा कि इमरजेंसी के अंदर कोई ब्लड रिएक्शन हो रहा है, पेशेंट सीवियर हाइपोवोलेमिया के अंदर है, वहाँ रिएक्शन हुआ है, तो वहाँ पर क्या करेंगे? तो फर्स्ट प्रायोरिटी स्टॉप ब्लड, हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा स्टॉप ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करेंगे, हमेशा उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन अपन रोक देंगे। दूसरा होता है चेंज द ट्यूब आईवी सेट, ठीक है, उसके कर देंगे। तीसरा होता है आईवी लाइन फ्लश करेंगे, एनएस से कंटिन्यूस की लाइन को मेंटेन रखेंगे। चौथा का इन्फॉर्म द डॉक्टर अपन कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मली कॉम्प्लिकेशन के अंदर अपनी प्रायोरिटी क्या रहेगी, ये प्रायोरिटी के बारे में था। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। फर्स्ट अपन ने कॉम्प्लिकेशन पढ़ा हेमोलाइटिक रिएक्शन या ब्लड हेमोलाइटिक रिएक्शन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हेमोलाइटिक रिएक्शन या ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। ठीक है, अब दूसरे नंबर की बात करते हैं। दूसरा नंबर का क्या होगा कॉम्प्लिकेशन? दूसरा नंबर का कॉम्प्लिकेशन होगा वो होगा सर्कुलेटरी ओवरलोड। दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन तब होता है सर्कुलेटरी ओवरलोड होता है। सर्कुलेटरी ओवर का मतलब होता है नॉर्मली अगर अपन बात करें ब्लड को, तो ब्लड को अपन नॉर्मली जो होता है अगर अपन बात करें तो 40 ड्रॉप, नॉर्मली अगर अपन बात करें तो 40 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से अपन इन्फ्यूज करते हैं ब्लड को। 40 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से ब्लड इन्फ्यूज होता है। ठीक है, ब्लड इन्फ्यूज होता है। अगर अपन इससे ज़्यादा देंगे तो अपने को ओवरलोड देखने को मिलेगा। अगर अपन इससे ज़्यादा देंगे तो अपने को ओवरलोड देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर बात करें कि अगर इसके फर्स्ट साइन की पूछ ले कि इसका फर्स्ट साइन क्या होता है, फर्स्ट साइन क्या होता है ओवरलोड का, तो सीधा सा हिसाब है, अगर ब्लड बढ़ रहा है, ओवरलोड हो रहा है हाथ के ऊपर, तो अपने को डिस्निया देखने को मिलेगा, डिस्पनिया देखने को मिलेगा, डिफिकल्टी ब्रीथिंग देखने को मिलेगी। क्या इसका मतलब क्या होता है? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ठीक है, तो ये इसका पहला साइन अपने को देखने को मिलेगा। दूसरे अगर साइन की बात करें कि दूसरा साइन क्या होगा इसके अंदर, तो अपने को यहां देखने को मिलेगा बाउंडिंग पल्स। बाउंडिंग पल्स अपने को देखने को मिलेगी। और तीसरे की अगर बात करें, तीसरा अगर साइन की बात करें कि तीसरा साइन क्या होगा, तो अपने तीसरा साइन देखने को मिलेगा डिस्टेंडेड जुगुलार वेन, डिस्टेंडेड जुगुलार वेन। ठीक है, तो ये तीन साइन देखने को मिलते हैं अपने को सर्कुलेटरी ओवरलोड के अंदर। कि सर्कुलेटरी ओवरलोड के अंदर अपने को क्या क्या देखने को मिलता है, तो अपन ने बात करी सर्कुलेटरी ओवरलोड के अंदर। अब इसके अंदर अगर सर्कुलेटरी ओवरलोड हो रहा है, ट्रांसफ्यूजन का पढ़ लिया, 40 ड्रॉप अपन पर देते हैं, 40 ड्रॉप पर मिनट से अगर ज़्यादा देर सर्कुलेटरी ओवरलोड देखने को मिलेगा। फर्स्ट साइन डिस्निया होगा। दूसरा जो होता है, दूसरा फर्स्ट साइन अपने को देखने को मिलेगा, डिस्निया देखने को मिलेगा। दूसरा जो होता है बाउंडिंग पल्स। तीसरा जो होता है वो होता है। और अगर इसके नर्सिंग प्रायोरिटी की बात करें तो नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगी सर्कुलेटरी ओवरलोड के अंदर, तो अपन कभी भी ब्लड स्टॉप नहीं करते। यहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी जो रहती है स्लो द इन्फ्यूजन रेट, स्लो द इन्फ्यूजन, स्लो द इन्फ्यूजन रेट अपने को देखने को मिलेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी ये हो गई। और दूसरी अगर बात करें अपन कि दूसरी प्रायोरिटी क्या होती है कि इसके अंदर दूसरा अपने को क्या देखने को मिलता है, ये क्या हो गया बोर्ड के यार, ऐसा लगता बहुत हो गया यार, क्या करूं। दूसरे अगर अपन बात करें प्रायोरिटी की, तो वहां पे अपन अपराइट पोजीशन देंगे पेशेंट को। पेशेंट को क्या करेंगे बाद में इसके अंदर अप राइट पोजीशन या फॉलोअर पोजीशन, अपराइट पोजीशन या फॉलोअर पोजीशन। एक मिनट यार, बोर्ड की सेटिंग बताता हूँ आपस में, सही जा रहा है आज। अपराइट पोजीशन या फॉलोअर पोजीशन अपन देंगे। और तीसरा अपन यहाँ करेंगे इन्फॉर्म द फिजिशियन, इन्फॉर्म द डॉक्टर। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ सर्कुलेटरी ओवरलोड। इसके बाद में बात करते हैं, अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट में सीवियर सर्कुलेटरी ओवरलोड हो गया,